अब हम समझते हैं केपी नाड़ी नक्षत्र प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले तो हम कुछ रूल को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि केतु के 3 नक्षत्र हैं, वीनस के 3 नक्षत्र है, सन के 3 नक्षत्र हैं, मून के नक्षत्र है 3, मार्स के 3 नक्षत्र है, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, इन सबके 3-3 नक्षत्र है, जिस जो इनमें बटे हुए 27 नक्षत्र को इन 9 राशियों में बांटा गया है। अब कुछ नियम हैं केपी के, वो हम समझते हैं। देखिए, राशियों से अत्यधिक नक्षत्र बलवान होते हैं, मतलब जो राशियों का जो रिजल्ट होता है ना, वो नक्षत्र देते हैं। अब इसमें हम मान लो कि अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है। अब ये अनुराधा नक्षत्र आप कहाँ से देख सकते हैं? अगर आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उसमें एक नक्षत्र वाली कॉलम भी आता है, तो वहां से आपको पता चल सकता है कि आपके कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है। तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ इसको थ्योरी समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली हम इसको बाद में समझेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, सूर्य अगर अनुराधा के नक्षत्र में है, अब अनुराधा का नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि है। यहाँ पे देखिए आप, अनुराधा का नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि है। तो सूर्य जो है वो अपना रिजल्ट नक्षत्र के थ्रू देगा, मतलब शनि का जो रिजल्ट होगा वही सूर्य का रिजल्ट होगा, क्योंकि सूर्य का नक्षत्राधिपत्य शनि है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित है और अष्टम तथा नवम भाव का स्वामी है। मतलब देखो, यहाँ पे 6th हाउस में, 4th हाउस में शनि है और 8 और 9 का भी स्वामी है। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य इस जातक को अपनी महादशा में, जब सूर्य का जब टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य का जब टाइम पीरियड आएगा तो ये 4, 8, 9 भाव का भी फल देगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 4, 8, 9 भाव का भी फल देगा और इन भाव के कारेश भी कहलाएंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये इसका नक्षत्र स्वामी है। अब सूर्य भी किसी ना किसी का नक्षत्र स्वामी हो सकता है, तो जब उसका टाइम पीरियड आएगा तो सूर्य के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो वो उसके भी फल देंगे। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर फल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसका निर्णय सब लॉर्ड पर करेगा। यहाँ पे ये सब लॉर्ड से निर्णय लेगा, ठीक है। इसको हम बाद में जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे, बट अभी ये थोड़ा सा हम थ्योरिकली समझ रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट रूल पे। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी 2 तरह की होती है, एक होती है राशि कुंडली, एक होती है भावचलित कुंडली। भावचलित कुंडली को हम केपी कुंडली भी कहते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था ऐप के थ्रू कैसे खोलते हैं केपी कुंडली, तो वो चीज है, ठीक है ना। अब राशि कुंडली का उपयोग जो होता है, ग्रह की किसी राशि में स्थित है, जो राशि कुंडली होती है वहां पे हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा है। यहाँ राशि कुंडली का उपयोग एक तो इस चीज के लिए होता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, दूसरा दृष्टि के लिए होता है कि किसकी दृष्टि पड़ रही है। हम दृष्टियों को केपी कुंडली से नहीं देखेंगे, लगन चार्ट से देखेंगे, और युतियों को भी हम लगन चार्ट से ही देखेंगे। जो लगन चार्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है। भाव चलित से हम सिर्फ ग्रहों के भाव को देखते हैं कि वो कौन से भाव को सिग्निफिकेट कर रहे हैं, कौन से भाव को बता रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि शनि 8 और 4th हाउस को भी डिनोट कर रहा था, शनि 8 को भी कर रहा था और 9 को भी कर रहा था। तो ये हम जो देखेंगे ये केपी चार्ट से देखेंगे, इस वाले चार्ट से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे केपी चार्ट से बनेगा, और युति और दृष्टि हमारी लगन चार्ट से, यानी कि राशि कुंडली से देखा जाएगा, ठीक है ना। अब राशि कुंडली में एक भाव में केवल एक ही राशि होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक राशि है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सबको एक एक राशि मिली हुई है, कोई दो, किसी को 2 राशि नहीं मिली है। लेकिन केपी में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा भाव में स्थित हो जाते हैं या फिर कुछ गायब भी हो जाते हैं। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 को पहला भाव, दूसरा भाव भी मिला हुआ है, तीसरा भाव भी मिला हुआ है। अब ये 7th हाउस को देखो, 7th राशि को देखो, 7th हाउस भी मिला हुआ है और 8th हाउस भी मिला हुआ है, तो इस तरह से 2 राशियां मिल गई है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब इसमें देखो कोई गायब हुआ है, 1, 2, अब 3 तो है ही नहीं, 3 गायब हो गया है। तो ये इस तरह से हम इसको समझेंगे। ये होता है हमारा भावचलित कुंडली, यानी कि केपी कुंडली। अब ये गायब क्यों हो जाती है, इसमें कुछ डिग्री की
बात होती है, डिग्री की वजह से ये राशि एक कब किसी किसी को ज्यादा स्पेस मिल जाता है, किसी को कम स्पेस मिल जाता है। ये आप इस तरह से समझेंगे, क्योंकि देखिए जब अर्थ घूमता है तो वो अंडे के अंडानुमा आकार में घूमता है, पूरा सर्कल नहीं लगाता है, तो इस वजह से इसमें राशि में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। अब आते हैं, यदि राशि कुंडली की सहायता से देखे या देखने का प्रयास करें तो कौन सा ग्रह किस भाव का कारक बनता है। अगर हम राशि कुंडली से अगर हम देखते हैं, अभी से मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए, अब शनि कहाँ पे बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। शनि की कौन सी दो राशि है, 10 और 11। कहाँ पर है, 10 और 11 में ही है। भाव ये तीसरा भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां भाव है। तो शनि की खुद तो स्वयं थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, और राशि कौन सी होगी, 10 और 11। अब इसी प्रकार शुक्र का देखते हैं, शुक्र के पास कौन सी, खुद स्वयं चौथे भाव में बैठा हुआ है, और राशि कौन सी हो गई, दूसरी और सातवीं। गुरु की कौन सी होगी, 2, 9, 12। गुरु स्वयं दूसरे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए दूसरा हाउस भी कनेक्ट हो गया। और नौवा हाउस कहाँ पे, 9th में और 12th, ठीक है ना, यहाँ पे। लेकिन हम इसको गलत मानेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हर एक भाव को अपनी अपनी एक राशियां मिली हुई है। अब केपी में हम जाते हैं तो किसी को 2 राशियां मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है, इसलिए हम इसमें केपी का चार्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा भाव चलित यानी कि केपी वाली कुंडली है। शनि को कौन सी राशि मिली है, दूसरी राशि, ठीक है ना, दूसरी राशि में वो बैठा हुआ है। और कौन सी शनि की राशियां होती है, 10th और 11, तो 2, 10, 11 हो गया। अब शुक्र को देखिए कितनी राशि मिली है, वहां पे कितनी राशि मिली थी, और यहाँ पे देखिए कितनी राशि मिली है। अब शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, उसकी राशि कौन सी होती है, 2। अब यहाँ पे देखिए 2 थर्ड सेकंड नंबर पे भी आ रहा है और थर्ड नंबर पे भी आ रहा है, तो इसको 2 और 3 भी मिल गया। यहाँ पे देखिए 7 और 8 भी मिल गया, चेंज हो गया ना सारा सिस्टम। उसमें कौन सी राशि थी, उसमें तो सिर्फ 4 थी और 2 थी और 7 थी, बट यहाँ पे तो चेंज हो गया। शुक्र को 2 राशियां मिल गई यहाँ पे, 2 और 3 भी मिल गया, और 7 और 8 भी मिल गया, मतलब वो 8 का भी फल देगा, 2 का भी फल देगा, 3 का भी फल देगा, 7 का भी फल देगा, और 4 का, 4 में स्वयं बैठा है तो 4 का भी फल देगा। अब इसी तरह से गुरु को समझते हैं, देखिए गुरु 1, 9, 12। अब गुरु स्वयं कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो 1 आ गया। 9वां हाउस में उसकी राशि है तो 9 हो गया, 12 में भी उसकी राशि है तो 12 भी आ गया, तो वो यहाँ के फल देगा, 1, 9, 12 के। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए उस भाव के कस्पल सबलॉट का समुख मुख्य भाव में सहायक भाव में होना आवश्यक है। मतलब अगर जो हमें केपी का रिजल्ट चाहिए, तो जो हमारा इवेंट है, जैसे कि 7वें भाव का कस्पल सबलॉट का संबंध नक्षत्र लॉट के द्वारा या सब लॉट के द्वारा बनना चाहिए। मतलब कि 2, 7, 11 या तो नक्षत्र लॉर्ड में आना चाहिए या सब लॉर्ड में आना चाहिए, तभी वो इवेंट एक्टिव होगा, फिर चाहे वो मैरिज का हो, चाहे डिवोर्स का हो, 1, 6, 10 का हो या 2, 7, 11 का हो। ये हम कॉन्सेप्ट जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसको लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आती है महादशा, अंतरदशा, प्रयांतरदशा के स्वामी से अगर इन भाव का संबंध हो तो ये घटना घटित हो सकती है। मतलब जब हमारा टाइम पीरियड होता है, महादशा का टाइम पीरियड होता है, अंतरदशा का, प्रयांतरदशा का, तब ये घटना, या अगर केपी इसका प्रॉमिस कर दे तो ये हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम केपी के सिग्निफिकेटर पे, जो आपको क्लियर नहीं हुए थे वो क्लियर करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो हम प्लैनेट को देखते हैं, फिर प्लेसमेंट ऑफ हाउस, हाउस की प्लेसमेंट कहाँ पे है, और ऑनरशिप ऑफ हाउस, मतलब प्लैनेट स्वयं कहाँ बैठा है और उसकी जो राशि है वो कहाँ पर है, ये चीज हम देखेंगे। ये किसमें देखेंगे, केपी चार्ट में, कस्प चार्ट में, भावचलित चार्ट। ये तीनों चीज सेम है तो कंफ्यूज नहीं होने का, केपी, भावचलित, कस्प,
तीनों चीज सेम है। अब राहु केतु का कैसे देखेंगे? राहु केतु के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे आप सिर्फ इसको समझिए कि प्लैनेट का कैसे देखना है। राहु केतु का जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो हम राहु केतु का समझेंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब सबसे पहले तो हमने राशि, जो प्लैनेट है उनके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। देखिए ये लगन कुंडली है, ये केपी कुंडली है। आप अपने अपने फोन से ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, अपनी अपनी खुद की कुंडली खोल लीजिए, उसमें लगन कुंडली भी खोल लीजिए और केपी कुंडली भी खोल लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए केतु कहाँ बैठा हुआ है? 6th राशि में, और इसकी डिग्री कितनी है? 25। यहाँ पे आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और ये क्या है हमारा नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र कौन है? गुरु। चंद्र का राहु, मंगल का मंगल, बुध का गुरु, गुरु का राहु, शुक्र का राहु, शनि का शनि, राहु बुध, केतु मंगल। इस तरह से आपने इस नक्षत्र स्वामी को समझना है, ठीक है। और ये हमारा है सब लॉट। सूर्य का सब लॉट शनि, चंद्र का सॉरी सूर्य का सब लॉट बुध, चंद्र का शुक्र, मंगल का गुरु, ये सारे सब लॉर्ड है। तो ये आपको एक बार रीड करना है, आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब ये जो कोऑर्डिनेट बने तो ये किस तरह से बने, इसको हम समझते हैं। देखिए ये हमारी केपी कुंडली है। हमने क्या कहा था, हमें जो प्लैनेट की जो कोऑर्डिनेट है वो हम केपी कुंडली से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमने एक चार्ट बना लेना है, ए बी सी डी, इस तरह से हमने एक चार्ट बना लेना है। अब ये देखिए ये हमारा प्लैनेट है और ये हमारा नक्षत्र है। इसको हम इसमें से भी देख सकते हैं। आपको एक चार्ट और, जैसे आपको पहले बताया था कि कुंडली में, ये देखिए ये हमारा नक्षत्र है और ये हमारा प्लैनेट है। तो आप इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और यहीं से आपने नक्षत्र को भी कॉपी कर लेना है सेम एज इट इज। देखिए यहाँ पे मैंने यही सेम कर दिया है, सूर्य, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, शनि, राहु, केतु, और नक्षत्र जो उसके नक्षत्र थे वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है। अब इसके बाद आते हैं हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं। देखिए जो हम स्टार्ट करेंगे डी वाली लाइन से। डी में क्या लिखा हुआ है? प्लैनेट, राशि, प्लेसमेंट, मतलब प्लैनेट की जो राशि है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। अब सूर्य की कौन सी राशि होती है? 5वीं राशि होती है। वो कहाँ पे है? 4th हाउस में, तो हमने 4th लिख लिया। नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र कौन है? जुपिटर है। तो जुपिटर की कौन सी राशि होती है? 9 और 12। अब 9वीं राशि कहाँ पे इसकी? 7वें हाउस में, और 12वीं है नहीं। मैंने बताया था ना केपी में गायब हो जाती है, या तो होती बढ़ जाती है, गायब भी हो सकती है। तो अब इसमें तो गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या आ गया? 7वीं राशि कहाँ पे आ गई? यहाँ पे लिख लिया हमने। अब आते हैं प्लैनेट प्लेसमेंट। प्लैनेट खुद कहाँ बैठा हुआ है? तो सबसे पहले तो सन को देखते हैं। सन कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो हमने 5 लिख दिया। और जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है? 9th हाउस में बैठा है, तो 9th लिख दिया। अब आते हैं हम सेकंड, मून पे। तो मून की कौन सी राशि होती है? 4 राशि होती है। 4 को तो 2 घर का अधिपत्य मिल गया, सेकंड का भी मिल गया, थर्ड का भी मिल गया, तो हमने सेकंड थर्ड भी लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको, जो राशि की प्लेसमेंट है नक्षत्र राशि की, वो कहाँ पर है? नक्षत्र राशि राहु की तो कोई होती नहीं है राशि, तो इसलिए वहां पे कुछ भी नहीं लिखा। अब आते हैं हम प्लेसमेंट पे, प्लैनेट की प्लेसमेंट। मून की कहाँ प्लेसमेंट है? 9th राशि में, तो यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। और राहु कहाँ पर है? 10th हाउस में, तो 10 लिख लिया। हमने हाउस नंबर लिखना है, ये याद रखना है, ये राशि नहीं लिखनी, हाउस नंबर लिखना है। चंद्र 9th हाउस में है, राशि नहीं लिखनी, हाउस, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब आते हैं मर्क्यूरी पे। तो मर्क्यूरी की कौन सी राशि होती है? 3 और 6। तो यहाँ पे 3 तो है, 6 नहीं है। और 3 कौन से हाउस में? 1st हाउस में है, तो हमने यहाँ पे 1st हाउस 1 लिख दिया। अब जुपिटर उसका नक्षत्र है, तो जुपिटर की 2 राशियां 9 और 12। 9 वैसे ही नहीं था, 7, अगेन 7 लिख दिया। अब आते हैं प्लेसमेंट पे। मर्क्यूरी की प्लेसमेंट कहाँ पर है? 5th हाउस में, तो हमने 5 लिख दिया। और जुपिटर की 7
सॉरी जुपिटर के 9th हाउस में है तो हमने 9 लिख दिया। ऑलमोस्ट अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आपने ये कोऑर्डिनेट करने हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम ये सारे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। अभी हमने कहाँ पे पहुंचे थे हम, मर्क्यूरी और जुपिटर। ओके, अब हम जुपिटर का देखते हैं। तो जुपिटर की कौन सी दो राशियां होती हैं, 9 और 12। अगेन हम 7 लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 12 राशि तो है ही नहीं। अब राहु की तो कोई राशि नहीं होती, तो वो हमने ब्लैंक कर दिया। अब आते हैं प्लेसमेंट में। जुपिटर की कहाँ प्लेसमेंट है, 9th हाउस में है, और राहु की 10th हाउस में है। अब आते हैं वीनस पे। वीनस की दो राशियां कौन सी होती हैं, 2 और 7। तो 2 12 में है और 7 5 में है, तो हमने 12 और 5 लिख दिया। राहु की कोई राशि नहीं होती इसलिए नहीं लिखा। अब वीनस कौन से हाउस में बैठा है, 5th हाउस में, तो 5 लिख दिया। राहु कहाँ बैठा हुआ है, तो 10th में, 10th लिख दिया। अब आते हैं हम शनि पे। देखिए शनि की कौन सी राशि होती है, 10 और 11। इनको कौन से हाउस मिले हुए, 8 9 और ये 10 भी मिला हुआ है, क्योंकि 11th राशि 10th में आ गई। तो इसके अंडर कौन कौन सी राशि आ गई, 8 9 10। और शनि के कहाँ बैठा हुआ है, 6th हाउस में, 6 लिख दिया। अब राशि प्लेसमेंट जो है हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि शनि का नक्षत्र है वो शनि ही है। तो एज इट इज हमने राशि प्लेसमेंट भी लिख दी, नक्षत्र राशि प्लेसमेंट भी लिख दी, और नक्षत्र प्लेसमेंट भी लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम ही है। अब आते हैं हम राहु पे। राहु की कोई राशि होती है, नहीं होती, तो वहां पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब राहु के नक्षत्र कौन है, मरकुरी। मरकुरी की कौन सी राशि है, 3 और 6। 6 नहीं है, 3 है जो लगन में है, तो हमने 1 नंबर लिख दिया। अब आते हैं राहु की प्लेसमेंट में। कहाँ पे है राहु, 10th हाउस में, तो हमने 10th लिख दिया। मरकुरी कहाँ पे, 5th हाउस में, तो हमने 5th लिख दिया। अब केतु की देख लेते हैं, केतु कहाँ पर है। केतु की राशि कोई होती है, नहीं होती। उसके नक्षत्र की देख लेते हैं, मार्स की कौन सी राशि होती है, 1 और 8। तो 1 11 में है और 8 6 में है, तो 6 11 हो गया। अब केतु की कहाँ पे बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा है, तो 4th लिख लिया। मार्स कहाँ बैठा हुआ है, 8th हाउस में, तो 8 लिख लिया। इस तरह से ये सारे कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो क्या आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम राहु केतु के। देखिए राहु केतु के ये जो कोऑर्डिनेट बने हैं ये तो है ही है, बट राहु केतु के एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव प्लैनेट होते हैं। हमारी जब भी अंतर दशा महादशा, जब भी राहु आता है या राहु का लिंक होता है, तो हमारी जिंदगी में उथल पुथल होती है। या तो अगर अच्छा होगा तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, और खराब होगा तो हमें बहुत ही परेशानी भी देता है। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, हम ये चीज समझते हैं। देखिए राहु के 4 रूल, राहु केतु के जो कोऑर्डिनेट बनाने हैं उसके 4 रूल होते हैं, इसको जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम राहु केतु को जो है इसके कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमारी दोनों कुंडलियां यूज होगी। एक तो लगन कुंडली यूज होगी और एक केपी कुंडली यूज होगी। ये दोनों कुंडलियों को हम यूज करेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले कंजक्शन देखना है। कंजक्शन मतलब युति, राहु की किसी के साथ युति है, कोई बैठा है इसके साथ, ये देखना है। किसी की दृष्टि है, ये देखना है। लॉर्ड ऑफ साइन मतलब कि वो किस साइन में बैठा है, किसके साइन में, ये देखना है। और लगन कुंडली में ये 3 देखेंगे, और केपी में हम देखेंगे पोजीशन, कि केपी में इसकी पोजीशन कहाँ पे, कहाँ कौन से हाउस में बैठा हुआ है, ये चीज देखेंगे। इसी तरह से हम सेम केतु का भी देखेंगे, केतु में भी यही 4 रूल फॉलो करेंगे। अब आते हैं राहु पे। सबसे पहले तो देखो कंजक्शन है, कोई साथ में बैठा हुआ है, इसके नहीं बैठा हुआ है तो नो कर देंगे। अगर मान लो कोई बैठा होता, मंगल बैठा होता, सूर्य बैठा होता, कोई भी बैठा होता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सन। और सन के क्या कोऑर्डिनेट थे, ये देखिए सन के यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट आए थे, 9574। ये कोऑर्डिनेट सारे राहु के हो जाते अगर इसने राहु के साथ अपनी युति बनाई होती तो, बट इसने राहु के साथ अपनी युति नहीं बनाई है, तो इसलिए ये सन के ही कोऑर्डिनेट रहेंगे। मैं एक सिर्फ एग्जांपल समझा रही हूँ। अगर मून ने युति बनाई होती सन राहु के साथ, तो मून के कोऑर्डिनेट सारे राहु के हो जाते। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि। दृष्टि किसी से कोई देख रहा है इसको, आपको दृष्टियां सारी याद होनी चाहिए। शनि की 3 दृष्टि होती है, और सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी 8वीं और
सातवीं, शनि की तीसरी, 10वीं और 7वीं, तो ये दृष्टि जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इस पे राहु पे किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ रही। आप जब दृष्टियों को समझोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आपको ये चीज इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दृष्टि जरूर याद करें। ठीक है। अब यहाँ पे दृष्टि भी कोई नहीं पड़ रही। लॉर्ड ऑफ साइन कौन से साइन में बैठा हुआ है? 12th साइन में बैठा हुआ है, जुपिटर में। तो जुपिटर के क्या कोऑर्डिनेट थे यहाँ पे? देखिए, जुपिटर के क्या कोऑर्डिनेट थे? प्लैनेट है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए जुपिटर के कौन से कोऑर्डिनेट है? जुपिटर, ये प्लैनेट वाले पोर्शन को देखना है हमने। जुपिटर प्लैनेट है तो प्लैनेट वाले पॉइंट को ही देखेंगे अब यहाँ पे देखिए 9 है और इसमें 7 है, तो 9 और 7 कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। ये जुपिटर के कोऑर्डिनेट है, 9 और 7। हम नक्षत्र को नहीं गिनेंगे, 9 और 7 प्लैनेट को ही गिनेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानती हूँ, बट इसको समझना पड़ेगा आपको। बट कोई बात नहीं, आप समझिए, हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें समझाती हूँ। देखिए, साइन ऑफ लॉर्ड कौन बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है, जुपिटर के बैठा हुआ है। अब जुपिटर किस प्लैनेट को कोऑर्डिनेट कर रहा है? किस हाउसेस को लिंक बना रहा है? जुपिटर किस हाउसेस से लिंक बना रहा है? देखिए, एक तो जुपिटर की कौन सी राशि होती है? दो राशि होती है, 9 और 12। 12 नहीं है, 9 है, तो ये 7th हाउस में है। और खुद कहाँ बैठा हुआ है? 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो 9 और 7 का लिंक बन गया। 9 और 7 लिख दिया हमने। और केपी चार्ट में राहु कहाँ पे? 10th हाउस में, 10th लिख दिया। जो हमारे इनकी सिग्निफिकेटर है, देखिए कौन बैठा है यूटी में, वो तो हम लगन चार्ट से देखेंगे, लेकिन जो इसकी सिग्निफिकेटर है वो हम केपी कुंडली से देखेंगे। मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो केपी कुंडली से देखेंगे। अब राहु का समझते, राहु का हो गया यहाँ पे। तो क्या कोऑर्डिनेट बने हमारे? 7, 9, 10 राहु की कोऑर्डिनेट बने। अब केतु का देखते हैं। कंजक्शन नहीं है किसी के साथ, लगन चार्ट में देखिए कंजक्शन है किसी के साथ? नहीं है। एक्सपेक्ट भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है इस पे। अब आते हैं लॉर्ड ऑफ साइन, किसके साइन में बैठा हुआ है? बुध के साइन में, 6 नंबर वाली राशि में। तो मरकरी का है, यानी कि मरकरी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब मरकरी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? मरकरी की दो राशियां होती हैं, 3 और 6। लगन कुंडली में तो 3 ही, केपी में 3 ही है, तो 3 को लिया। और खुद कहाँ पे बैठा हुआ है? 5वें भाव में, हमने 5 को भी ले लिया। तो 1 और 5 की जो तीसरी राशि वो पहले भाव में थी, तो 1 और 5। अब केतु स्वयं कहाँ बैठा हुआ है? चौथे भाव में, पोजीशन इन केपी चार्ट 4th हाउस में, तो हमने 4 को भी ले लिया। ये हमारा बन गया राहु केतु का कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझना होगा। अब कोशिश करिए इसको समझने की। ठीक है ना। यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेटर। देखिए, अब यहाँ पे जो हमारी प्लैनेट की सिग्निफिकेटर है, हमारी जो दशा है ये इस हिसाब से चलती है। पहली दशा में केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर मरकुरी। ये हमारी दशा चलती है। सबसे पहले जो दशा आती है वो केतु की आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय डिपेंड करता है कि कौन सी दशा चल रही है। जरूरी नहीं है उसकी केतु की ही दशा चल रही होगी, हो सकता है उसकी मार्स की दशा भी चल सकती है। तो अगर मार्स की दशा चलती है तो मार्स के बाद राहु, फिर जुपिटर, फिर शनि, फिर मरकुरी। अगर केतु की चल रही है तो वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरक्यूरी। अगर मून की चल रही है तो मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरक्यूरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। ये मतलब साइकिल चलती है एक तरह से, ये समझ लीजिए। लेकिन शुरुआत केतु से होती है। वीनस शुरुआत में हम केतु ही लिखेंगे, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरक्यूरी। ये इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं इसके कोऑर्डिनेट पे। देखिए, कोऑर्डिनेट मैंने आपको पहले भी समझाया था, राहु केतु का कोऑर्डिनेट कैसे आया था। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मंगल। अब यहाँ पे आते हैं वीनस पे। देखिए वीनस का 5, 12
आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। वीनस की कौन सी दो राशियां होती है, केपी चार्ट में हम करेंगे फॉलो। दो राशियां कौन सी होती है वीनस की, 2 और 7। एक तो है 12th हाउस में और एक है 5th हाउस में, और खुद स्वयं 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो 5 और 12 आ गया। सन की 4 और 5, अगेन सन की कौन सी राशि होती है, 5 राशि होती है, 4th हाउस में बैठी हुई है, और सन स्वयं कहाँ बैठा हुआ है, 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो 4th हाउस हो गया। अब आते हैं मून पे। मून की कौन सी राशि होती है, 4 होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 कंसीडर हो रहा है, और स्वयं कौन से हाउस में, 9th हाउस में, तो 2 3 9 हो गया। मार्स की 6 8 11, देखिए दो राशि होती है 1 और 8, जो 6 11 पे आ रही है, और स्वयं 8वें भाव में बैठा हुआ है। राहु की, जैसे मैंने आपको पीछे कंसीडर किया था राहु का, सेम वही पैटर्न यूज करेंगे, ये वाला। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए 7 9 10, 7 9 10, ठीक है ना। राहु का हम सेम पैटर्न यूज करेंगे। अब आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर की कौन सी राशि होती है, 9 12। अब 9 तो है बट 12 नहीं है, और 9th राशि बैठी कहाँ पे है, 7th हाउस में बैठी हुई है, तो 7 यहाँ से ले लिया, और स्वयं कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, 9th में बैठा हुआ है, तो 7 9 ले लिया। सटर्न 6 8 9 10, जैसे मैंने बताया था, शनि की दो राशियां, 8वीं 9वीं और 10वीं, इनको 3 हाउसेस का मिला है, 3 हाउसेस के ये लॉर्ड बने हुए हैं, और स्वयं खुद कहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 हाउस में बैठे हुए हैं, तो 6 8 12 6 8 9 10 हो गया। मर्क्यूरी 1 5, सेम फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और 5 में उनकी स्वयं बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे इनकी राशि है और स्वयं 5th हाउस में बैठे हैं, और इसकी दूसरी जो राशि है वो है नहीं, तो 1 5 हो गया। अब यहाँ तक आपको हो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सेम कोऑर्डिनेट वैसे ही बनेंगे जैसे केपी के बने हुए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, मार्स राहु। अब ये आप समझिए कि मार्स और राहु कहाँ से आया। केतु तो समझ में आ गया कि केतु वीनस सन, ये हमें एज इट इज ऐसे ही याद करने, बट हर एक का मार्स और राहु तो नहीं होगा, राहु और वीनस तो नहीं होगा, जुपिटर और मर्क्यूरी तो नहीं होगा, हर एक का अलग अलग होगा। देखिए फर्स्ट क्या है, प्लैनेट, ये क्या है, नक्षत्र, और ये क्या है, सब लॉर्ड। प्लैनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड, ये चार्ट को आप याद रखिएगा। ये देखिए, प्लैनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड। केतु का क्या है, देखिए केतु का प्लैनेट है, नक्षत्र मंगल है, सब लॉर्ड राहु है। हमने क्या करा, एज इट इज यहाँ पे उतार दिया, मंगल राहु। वीनस का देखिए क्या है यहाँ पे, राहु नक्षत्र है और शुक्र सब लॉर्ड है। राहु नक्षत्र, वीनस सब लॉर्ड। तो सेम इसी तरह से हमने सबका उसी चार्ट से फॉलो करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट कहाँ से है, ये देखिए, मंगल का हमने क्या कोऑर्डिनेट निकाला था, 6 8 11, 6 8 11 यहाँ पे लिख दिया। राहु का क्या कोऑर्डिनेट निकाला था, 7 9 10, 7 9 10 यहाँ लिख दिया। तो जिसके जो कोऑर्डिनेट थे फर्स्ट वाले के, तो हमने सबके कोऑर्डिनेट निकाले थे ना, फर्स्ट के सैटर्न के भी निकाला था, जुपिटर का भी निकाला था, मून का भी निकाला था, बस वही कॉपी करके हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए जुपिटर का क्या था, कहाँ है जुपिटर, ये रहा 7 9, 7 9 लिख दिया। मर्क्यूरी का क्या था, 1 5, 1 5 लिख दिया, ठीक है ना। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बाकी कोऑर्डिनेट आपने इसी तरह से निकालना है, तो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट को समझते हैं। देखिए रूल ऑफ नाड़ी, 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि 12वां घर अपने घर की हानि करता है, मतलब कि फैमिली 2 है तो सिंगल मैन हो, यानी कि अगर 1 आ रहा है तो वो इस घर के जो भी पॉइंट है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, उसको वो खत्म करता है। सेकेंड हाउस ऑफ एवरी हाउस इंक्रीज इम्पोर्टेंट। अगर मान लो यहाँ पे
यहाँ की राशि सेकंड हाउस में जा रही है तो वो उसको इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने से 12वें में जा रहा है तो वो उसे खत्म कर रहा है। अब दशा भुक्ति अंतरा ट्रांजिट। दशा भुक्ति अंतर क्या होता है? दशा मतलब महादशा, महादशा। भुक्ति क्या होता है? अंतर दशा। और अंतरा क्या होता है? प्रियांतर दशा। और ट्रांजिट तो सबको पता ही है। देखिए अब यहाँ पे जो रिजल्ट है मेन दशा देती है, दशा के बाद भुक्ति भी देगी। अगर भुक्ति भी दशा पॉजिटिव है, भुक्ति पॉजिटिव है, अंतर दशा पॉजिटिव है और ट्रांजिट पॉजिटिव है, मतलब अगर रिजल्ट देने के लिए सभी लोग एग्री है तो हमें वो इवेंट का रिजल्ट मिलेगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो बात की बात है। ठीक है ना, हम बाद में समझेंगे कि क्या रिजल्ट होता है। ये चीज समझ में आ गई। अब सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, प्लैनेट। देखिए ये क्या है? प्लैनेट जो सबसे पहले, एक सेकेंड, हाँ, केतु हमारा क्या हो गया? प्लैनेट। प्लैनेट के नीचे क्या हो गया? नक्षत्र लॉर्ड। अब नक्षत्र से नीचे हो गया सब लॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये केतु प्लैनेट है, ये नक्षत्र है और ये राहु है। मतलब जो केतु का रिजल्ट है ना वो नक्षत्र देगा और सब लॉर्ड जो है उसका टेस्ट कराए। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे समझते हैं सब लॉर्ड, नक्षत्र, प्लैनेट। मतलब सब लॉर्ड जो होगा वो टेस्ट कराता है, नक्षत्र हमें बताता है कि क्या रिजल्ट होगा और प्लैनेट हमें इंफॉर्म करता है कि ये रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो नक्षत्र और सब लॉर्ड को दी जाती है, उसके बाद हम प्लैनेट को देखते हैं। अब हमारा 9 जो प्लैनेट है वो 9 डिवीजन में डिवाइडेड है। जैसे कि ये समझिए, केतु, जब केतु की दशा चलती है तो केतु में पहले केतु की शुरू होती है, फिर केतु में वीनस आता है, केतु में सन आता है, केतु में मून आता है, केतु में मर्स आता है, केतु में राहु आता है, केतु में जुपिटर आता है, केतु में सेटन आता है, केतु में मर्क्यूरी आता है। देन केतु में फिर नेक्स्ट जो अंतर्दशा चलती है वो वीनस की चलती है। जब वीनस का चलता है तो पहले केतु में वीनस, फिर सन, केतु में ही मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, अगेन केतु। देन केतु में मून की जब दशा चलती है तो केतु में मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, केतु, वीनस, सन। ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है। अगर वीनस की दशा चल रही है तो वीनस में सबसे पहले वीनस की ही शुरू होगी और सन की अगर चल रही है तो सबसे पहले सन का ही पीरियड शुरू होगा। अंतरदशा में, अंतर प्रयांतर में सन का ही पीरियड शुरू होगा। ये आपको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं। एक राशि को 30 डिग्री मिली हुई है और एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 सेकंड मिले हुए हैं, एक चरण को 3 डिग्री 20। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आई थिंक सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी आज मैंने आपको केपी का भी ये पॉइंट पूरा क्लियर कर दिया है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कोई डाउट हो तो आप मुझसे जूम की क्लास में जब होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको और क्लियर करूँ। थैंक यू।